हेलो एवरीवन, हम विजन आईएएस के जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन को कवर करने वाले हैं। इकोनॉमी का सेक्शन थोड़ा वास्ट सेक्शन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन को। जो आज की फर्स्ट वीडियो है उसमें हम जीएसटी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, आईएनआर डिप्रिसिएशन, एफएसआईबी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल इंडिया, एनर्जी पावर्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये 8 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद के टॉपिक जो है वो एक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं। अब जो इंडियन इकोनॉमी में हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है जीएसटी। ये जीएसटी वाला टॉपिक न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी 1 जुलाई 2022 को जीएसटी को इंट्रोड्यूस हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब थोड़ा जीएसटी के बारे में जान लेते हैं कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है। पहले जो है हमारी जो टैक्स रिजिम थी उसमें बहुत अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे। जैसे स्टेट अपने टैक्स लगाती थी, सेंट्रल लेवल पे अपने टैक्सेस थे। अब जो स्टेट टैक्सेस थे जैसे सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, ऑक्ट्रॉय, परचेज टैक्स, इसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी थी, सर्विस टैक्स था, ये सारे के सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनको सब्ज्यूम करके एक टैक्स बना दिया गया जिसको जीएसटी बोला गया। ठीक है, तो जीएसटी को कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो है वो बोला जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम करके एक टैक्स बनाया गया है जो अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, जो इन सारे टैक्सेस को इंक्लूड करता है। तो ये क्या है? जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। मल्टी स्टेज का मतलब जब भी किसी प्रोडक्ट में किसी भी स्टेज पे वैल्यू एडिशन होता है ना, तो उस वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। तो ये इस वजह से हम मल्टी स्टेज टैक्स कह सकते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब कि जितना भी बर्डन है जीएसटी का वो कंज्यूमर पे ही पड़ता है। इसके बाद जो जीएसटी है वो बताया गया है कि ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसका एम क्या है? इसका एम था वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट रेजिम को अचीव करना। इसके बाद अब ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो सब्ज्यूम कर लिए गए जीएसटी में, पर कुछ टैक्सेस हैं जो अभी भी जीएसटी के अंडर नहीं आते। कुछ प्रोडक्ट्स पे अभी भी एग्जेम्पशन मिली हुई है जीएसटी में, जैसे एक्साइज ऑन अल्कोहल, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। इन प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स रिजीम है ना वो पहले वाली ही फॉलो होती है, इस पे जीएसटी नहीं लगाया गया है। अब जो जीएसटी है उसके 4 कंपोनेंट हैं: सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब जो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बेसिस पे लगाए जाते हैं। इंटर स्टेट का मतलब होता है किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में। जैसे मान लो तमिलनाडु में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है पर उसकी सेल जो है वो केरला में हो रही है, तो वहां पर इंटर स्टेट टैक्स लगेगा। और इंट्रा स्टेट टैक्स का मतलब होता है कि एक ही स्टेट में, तमिलनाडु में अगर प्रोडक्शन हुई है तो उसकी अगर सप्लाई या फिर सेल जो है वो भी तमिलनाडु में ही होती है, तो इंट्रा स्टेट टैक्स लग रहा है वहां पर। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं कि जीएसटी की अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। जीएसटी के लिए क्या है कि 2003 में इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म लाने के लिए केलकर टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई थी। अब एडवांटेजेस क्या क्या है जीएसटी की? जीएसटी जो है वो इकोनॉमिक फेडरलिज्म जो है उसको प्रमोट करेगा। कैसे प्रमोट करेगा? जो जीएसटी होती है हमारी, जीएसटी काउंसिल है हमारे पास। जीएसटी काउंसिल में जो मेंबर है वो सेंटर मेंबर भी है और स्टेट भी है। सेंटर के पास भी वोटिंग पावर है और स्टेट के पास भी वोटिंग पावर है। तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है। इसके बाद है ईज ऑफ डूइंग। क्योंकि सिर्फ एक ही टैक्स पे करना है जो कि है जीएसटी, इससे क्या हो गया? सिंप्लीफिकेशन हो गई है। टैक्स पेयर्स को ज्यादा सिरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, जीएसटी को फाइल करते हैं और उनका काम बन जाता है। तो ये इससे ना बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जो है वो प्रमोट हुआ है। इसके अलावा अब एक ही डेटा जो है
वो रियल टाइम में जो है वो मिल जाता है। और एक ही डेटा एक जगह पर होने से क्या होता है कि रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग हो पाती है, अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं टैक्स कंप्लायंस को कि कहीं टैक्स इवेजन तो नहीं हो रहा है, रेवेन्यू लीकेजेस तो नहीं हो रही, अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही हैं। तो ये सब जो है रियल डेटा रिपोर्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अब सारा डेटा एक ही जगह पे अवेलेबल है तो उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है, उसको अच्छे से ऑडिट किया जा सकता है और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जो है इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं कि जीएसटी है उसकी अचीवमेंट क्या क्या है। जीएसटी आने से जो टैक्स बेस है वो हमारा इंक्रीज हो गया। टैक्स बेस का मतलब नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो है वो बढ़ गए हैं। पहले जो है वो 63.9 लाख टैक्स पेयर्स थे, अब 1.38 करोड़ जो है वो टैक्स पेयर्स हो गए हैं। इसके अलावा जो जीएसटी कलेक्शन है ना वो भी बढ़ गया है। लगभग 5.9 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन जो है वो आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें से एक्साइज कलेक्शन 3.90 लाख करोड़ है और कस्टम ड्यूटी 1.99 लाख करोड़ है। मंथली एवरेज कलेक्शन भी बढ़ा है। इसके अलावा चैलेंजेस भी रहे हैं जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में। जो सबसे फर्स्ट चैलेंज रहा वो है लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन जीडीपी। जीडीपी पे इसका बहुत ही कम इम्पैक्ट देखने को मिला। पहले जो है वो अनुमान लगाया जा रहा था कि इससे जीडीपी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? इसके दूसरे रीजंस भी हैं, जैसे ट्रेड वॉर आ गई थी, पेंडेमिक आ गया बीच में, फिर रशिया यूक्रेन वॉर आ गई, तो इस वजह से जो जीडीपी है वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई। अब जो जीएसटी है उसमें मल्टीपल टैक्स स्लैब्स है, 5 मल्टीपल टैक्स स्लैब्स दिए गए हैं। पहले क्या बोला गया था कि 3 किए जाएंगे ताकि जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके, पर इसमें क्या है 5 स्लैब्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जैसे 0, फिर उसके बाद 12, 15, 18, 28, इस तरीके से जो टैक्सेस हैं वो लगाए गए हैं। फिर इसके बाद सेंटर स्टेट में भी टसल बना हुआ है। सेंटर ने जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था तो बोला कि इससे जो स्टेट्स हैं उनके रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होगी। पर अब स्टेट्स जो है वो सेंटर से पूछ रही हैं कि वो ऐसा तो नहीं हुआ, उनका रेवेन्यू कलेक्शन तो इतना नहीं बढ़ा, तो इसके लिए आप हमें क्या करिए, कंपनसेट करिए। तो इसको लेके जो सेंटर स्टेट में टसल है वो बना हुआ है। इसके बाद अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है जीएसटी काउंसिल में। जो हमारी जीएसटी काउंसिल है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है सेंटर और स्टेट की वो अलग अलग है। जो सेंटर है उसको 1/3 वोटिंग पावर मिली हुई है और स्टेट को 2/3 जो है वोटिंग पावर मिली हुई है। और अगर टोटल में अगर देखा जाए कि अगर कोई पर्टिकुलर मैटर पे डिसीजन लेना है तो 3/4 वोटिंग जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीएसटी काउंसिल है उसमें सेंटर और स्टेट को अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है। फिर इसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, जैसे पेट्रोलियम है, रियल एस्टेट है। इन सब प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया गया है, इन सब सेक्टर्स को जो है एक्सक्लूड किया गया है। फिर इसके बाद कम्बरसम फाइलिंग स्ट्रक्चर है। कई बार जो टैक्स पेयर है वो नहीं समझ पाता है, टैक्स डोमेन नॉलेज नहीं होती उसको, तो वो जीएसटी को एक्यूरेटली फिल नहीं कर पाता। इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि फेक इनवॉइस जनरेट कर लेते हैं। कई बार पोर्टल में भी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में। इसके बाद कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं, वो देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप लिए जा चुके हैं या क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं इस टैक्स रिजिम को ठीक करने में। सबसे पहले बोला गया है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, जितनी टैक्स स्लैब्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाए। फिर जितने भी डिजिटल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से ऑप्टिमाइज किया जाए ताकि लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को वो हैंडल कर सके, फास्टर डेटा प्रोसेसिंग कर सके। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटेलिजेंट सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव किया जाए ताकि जो टैक्स इवेडर हैं या फिर जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं लोग, उनको आसानी से कैच किया जा सके। जीएसटी काउंसिल रिफॉर्म्स की जाए जिससे क्या होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोशन मिलेगा। इसके बाद एक जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाए जिससे क्या होगा, जो कंप्लेंट्स हैं उनका फास्ट ट्रैक जो है रेजोल्यूशन किया जाए। इसके बाद बोला गया है कि जितने भी जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जितने भी एक्सक्लूडेड हैं जीएसटी में प्रोडक्ट्स, उनको भी इंक्लूड किया जाए।
अब जो जीएसटी वाला टॉपिक था उसमें इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो क्या होती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है एवरेज राइज इन दी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जब गुड्स या सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे हों तो उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन को एक पर्टिकुलर रेंज में कंट्रोल करना इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहलाती है। जैसे जो हमारी इंडिया में टारगेट हमने रखा हुआ है कि 4% तक इन्फ्लेशन जो है वो हेल्दी इन्फ्लेशन होगी। इसमें कितनी डेविएशन जो है वो ओके रहेगी, वो रहेगी ±2%। तो मतलब 2 to 6% की जो है रेंज जो है वो रखी गई है इंडिया में। अब जो ये न्यूज में क्यों बना हुआ है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो अब इन्फ्लेशन है ना हमारी इंडिया में, वो अपर लेवल, इस बैंड में अपर लेवल पे गई हुई है, 6% पे आ चुकी है। तो जो ये है, ये चिंता का कारण बना हुआ है कि अब ऐसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो यही बताया गया है। इसके बाद अब जो ये इन्फ्लेशन है ये क्यों हुई है? ये सप्लाई शॉक्स की वजह से हुई है। मतलब जो सप्लाई है चीजों की वो उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है, डिमांड लोगों की बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ता जा रहा है। जैसे पेंडेमिक आ गया था, लॉकडाउन आ गया था, फिर सप्लाई चेन डिसरप्शन होने लग गई, यूक्रेन वॉर की वजह से भी सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ गई। वर्ल्ड बैंक ने भी 2008 से लेके अब तक जो है हाईएस्ट इन्फ्लेशन को माना है। फिर उसके बाद जो यूएसए है, यूएसए में भी 41 ईयर्स में सबसे ज्यादा हाई इन्फ्लेशन देखी जा रही है इस टाइम पे। इंडिया में भी जो हमारी रेंज है 2 to 6%, उसमें भी अपर लिमिट की तरफ जो है वो इन्फ्लेशन देखी गई है। इसके बाद जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है वो देख लेते हैं क्या है। अब अगर हमें इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमी है या फिर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको अचीव करना है, तो उसके लिए सबसे डोमिनेंट रोल प्ले करेगा, वो करेगा प्राइस स्टेबिलिटी। इसलिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमारे आरबीआई की, उसका भी डोमिनेंट ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि वो प्राइस को किसी तरीके से स्टेबल कर सके। इसके बाद जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है उसके लिए जो आरबीआई है टाइम टू टाइम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करता रहता है। इसके बाद बताया गया है कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया क्या है। यहाँ पे अभी जो इंडिया है वो 1970 से लेकर अब तक जो है वो इन्फ्लेशन को टारगेट करता आ रहा है। 1990 में न्यूजीलैंड जो है वो पहला ऐसा देश था जिसने जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को लेके आया। 2014 में उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशंस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई दोनों ने साइन किया कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को एक रेंज में लेके आएंगे। हम मॉनेटरी पॉलिसी को टारगेट, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लेके आए ये, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने बोला कि ठीक है हम इन्फ्लेशन को अब टारगेट करेंगे। इसके बाद जो आरबीआई एक्ट 1934 था उसको अमेंड किया गया 2016 में, और ये बोला गया कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है ना वो नॉमिनल एंकर रहेगा। जो मेजर ऑब्जेक्टिव है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी में वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रहेगा। अब इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भी सेटअप किया गया। अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस प्रीलिम्स में पूछी भी जा चुकी है। जो एमपीसी है ये एक 6 मेंबर बॉडी है। इसका काम क्या है, पॉलिसी रेट या फिर रेपो रेट को अचीव करना। पॉलिसी रेट या फिर रेपो रेट जो है वो क्या होता है, आरबीआई जिस रेट पर बैंक्स को लोन देती है उसको रेपो रेट बोला जाता है। अब जो ये रेपो रेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन को टारगेट करने में। अब ये जो इन्फ्लेशन टारगेट है इसको सेट कौन करता है कि भाई इतना इन्फ्लेशन हम टारगेट करेंगे? इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई की कंसल्टेशन की मदद से जो है सेट करती है हर 5 साल में। इसके बाद बताया ही गया है कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग बैंड है हमारा वो 4% है, ±2% की जो है टॉलरेंस लिमिट रखी गई है। इसके बाद देखते हैं हम जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी कंपोजिशन क्या है। इसमें टोटल 6 मेंबर्स हैं, जिसमें से जो 3 मेंबर्स होंगे वो कहाँ से हैं, आरबीआई के होंगे, और जो 3 मेंबर्स होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नॉमिनेट करेगी। अब इन 6 मेंबर्स में से ही जो आरबीआई के गवर्नर होंगे वो चेयरमैन होंगे एमपीसी के।
इसके अलावा जब डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो हर मेंबर को एक वोट मिलेगी, पर जो गवर्नर ऑफ आरबीआई है, जो चेयरमैन है एमपीसी कमेटी के, वो कास्टिंग वोट ही कर सकते हैं। मतलब जब टाई हो जाए, कोई डिसीजन ले रहे हैं और इक्वल नंबर ऑफ वोट्स जो हैं आ रहे हैं दोनों ही पक्षों में, तो क्या करेंगे, कास्टिंग वोट डालेंगे गवर्नर ऑफ आरबीआई, ताकि डिसीजन लिया जा सके। इसके बाद मीटिंग को लेकर बोला गया है कि कम से कम साल में 4 मीटिंग तो होनी ही चाहिए एमपीसी की, और कोरम के लिए भी कम से कम जो 4 मेंबर हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। अब क्या है, क्योंकि जो हमारी इन्फ्लेशन है वो 6% के अप्रोक्स देखी जा रही है, तो अब आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट देनी होगी जिसमें वो क्या क्या बताएंगे कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में क्यों फेल हो रहे हैं, क्या क्या रिमेडियल एक्शन लिए जाने वाले हैं आगे। इसके बाद एस्टिमेटेड टाइम पीरियड बताना पड़ेगा कि कितने टाइम पीरियड में हम इन्फ्लेशन को टारगेट कर पाएंगे अच्छे से। अब जो ये इन्फ्लेशन इतनी हाई हो रही है, इसके कुछ नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव्स में क्या क्या है, इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है सेविंग कम होती जाती है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसको कुछ चीजें खरीदने के लिए ज्यादा पैसा जो है वो लगाना पड़ता है, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि उसकी सेविंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद ये एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस को भी इरोड करती है। अगर हम दूसरे देशों के साथ कंपटीशन करना चाह रहे हैं तो उसमें भी ये क्या करेगी, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। कैसे, मान लो हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो जो हमारे चीजों की प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज करेंगे, और अगर ग्लोबली बात करें तो दूसरी कंट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे जो मुकाबले सस्ते होंगे। इससे क्या होगा कि लोग जो है दूसरी कंट्रीज के सामान को ज्यादा खरीदेंगे, हमारे सामान को कम खरीदेंगे, तो जिससे हमारी एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। इसके अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जब एक्सचेंज रेट की बात आती है तो यहाँ पर भी हमारा जो रुपी है, इंडियन रुपी है, वो डेप्रिशिएट हो सकता है। इसके बाद जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो उसको भी हैम्पर करेगा, और सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है पुअरर सेक्शन को, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके पास जितना पैसा आता है वो बेचारे खाने के लिए और बाकी जरूरी चीजों के लिए ही खर्च कर देते हैं सारा पैसा, तो वो सेव तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते, तो ये कहीं ना कहीं पुअर को तो सबसे ज्यादा हर्ट करता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है लिमिटेशंस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन को टारगेट करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है वो है एक्यूरेसी की। यहाँ पर क्या है कि हमें अच्छे से डेटा नहीं मिल पाता कि जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब है, मान लो यहाँ पर आरबीआई है, आरबीआई जो है वो बैंक्स को लोन देती है, किस रेट पे देगी, रेपो रेट पे, रेपो रेट पे देगी। फिर इसके जो बाद जो बैंक हैं वो किसको देते हैं लोन्स, इंडिविजुअल्स को देते हैं या फिर इंडस्ट्रीज को देते हैं। जैसे मान लो हम आप लेने चले गए लोन, तो अब देखा जाता है कि अगर आरबीआई अपना रेपो रेट कम या ज्यादा करती है तो क्या बैंक भी इंडिविजुअल्स को लोन देते टाइम अपने रेट को उसी हिसाब से कम या ज्यादा कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसको बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। अभी जो है बहुत ही लिमिटेड डाटा अवेलेबल रहता है, तो जो एक्यूरेसी है उसका पता नहीं चल पा रहा है ठीक से। फिर उसके बाद जो देखते हैं कि इफेक्टिवनेस, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ज्यादा टारगेट कर पाती है डिमांड साइड इन्फ्लेशन को, सप्लाई साइड में वो उतना ज्यादा जो है वो हेल्प नहीं कर पाती है। इसके बाद ये सबसे ज्यादा हर्ट करती है पुअर को, ये हमने देख ही लिया है। फिर इसके बाद जो है इसकी जो टारगेट इन्फ्लेशन है उसकी मेंटेनेंस या उसको फिक्स करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर बहुत ज्यादा लो इन्फ्लेशन रहे बहुत टाइम तक तो इससे क्या होगा, डिफ्लेशन आ जाएगी, मंदी आ जाएगी, चीजों के दाम गिरने लग जाएंगे। इससे क्या होगा, ग्रोथ कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा होगी। इससे जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद अगर हायर इन्फ्लेशन हमेशा बहुत ज्यादा रहा, बहुत लंबे पीरियड के लिए रहा, तो इससे स्टैगफ्लेशन जो है उसका खतरा बना रहता है। स्टैगफ्लेशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि
इन्फ्लेशन तो इंक्रीज कर ही रही है, इसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज कर रही है। मतलब एक तो लोगों के पास रोजगार नहीं है, उसके बाद जो है इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है, तो वो स्टैगफ्लेशन हो जाती है। तो ये सारी जो है लिमिटेशंस हैं इन्फ्लेशन को टारगेट करने में। अब वे फॉरवर्ड जो है वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन लिया जा रहा है वो डिमांड साइड ही नहीं, वो सप्लाई साइड को भी टैकल करे, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन को अच्छे से टारगेट कर पाएंगे। इसके अलावा जो डेटा कलेक्शन है उसकी क्वालिटी को अच्छे से इम्प्रूव किया जाए। तीसरा, जो मॉनेटरी पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी है वो अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चले। मॉनेटरी जो है पॉलिसी आरबीआई लेकर आती है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी लेकर आती है वो होती है फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, जैसे किसानों को खरीफ हार्वेस्ट में मदद कर सकती है, ऑयल सीड, कॉटन, पल्सेस, सीरियल्स, इनको प्रमोट कर सकती है। इससे क्या होगा कि जो फूड सप्लाई में जो शॉर्टेज है उसको कवर किया जा सकता है, और उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन टारगेट की जा सकती है। अब क्या किया जाए कि इन्फ्लेशन टारगेट को डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स रखे जाएं, कि पहले ये बोल दिया जाए कि जो फूड इन्फ्लेशन है हम उसको टॉलरेट करेंगे, ताकि जो पुअरर सेक्शन है उस पर कम से कम इफेक्ट पड़े इस चीज का। तो जो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग का टॉपिक है इसमें इतना ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इंडियन रुपी डिप्रिसिएशन। यहाँ पे देखते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है करेंसी की जो वैल्यू है उसका गिर जाना। जैसे मान लिया कि $1, इसकी जो कीमत है 70 रुपीज थी। एक बार एक केस ले लेते हैं कि $1 60 रुपीज का हो जाए, और $1 जो है वो 80 रुपीज का हो जाए। तो $1 जब 70 से 80 रुपीज का होगा ना, तो यहाँ पर रुपए की जो कीमत है वो गिर गई डॉलर के मुकाबले, मतलब 80 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे $1 खरीदने के लिए। तो इस केस में जो गिरी है ना वैल्यू, इसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। इसी के साथ अगर $1 की कीमत 60 रुपीज हो जाती, तो इसको एप्रिसिएशन बोला जाता है, कि उसकी वैल्यू जो है एप्रिसिएट हुई है हमारी करेंसी की। ठीक है। अभी क्या हो रहा है रिसेंटली कि जो $1 है उसकी कीमत 80 रुपीज जो है वो पहुंच गई है, तो हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट किया है। तो अभी आरबीआई ने क्या किया, इंडियन रुपी की को डेप्रिसिएशन से बचाने के लिए और फॉरेक्स इनफ्लोज को बूस्ट करने के लिए कुछ नॉर्म्स हैं जिनको रिलैक्स किया है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डेट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एनआरआई डिपॉजिट, इन सब को लेके कुछ नॉर्म्स हैं जिनको रिलैक्स किया है। अभी ये टॉपिक और ज्यादा न्यूज में क्यों है, क्योंकि पहले हिस्टोरिकल है ये कि 80 रुपीज जो है वो हो गया है $1 की कीमत, लगभग 7% डिप्रिसिएशन आया है रुपी में। ये जो है 7% डेप्रिसिएशन फिर भी कम है एज कम्पेयर टू 2008, जब रुपी जो है 20% डेप्रिशिएट कर गया था, और उसके बाद 2013 में पेपर टेंट्रम की वजह से कितना 11% जो है वो डेप्रिशिएट कर गया था। इसके बाद देख लेते हैं कि जो एक्सचेंज रेट क्या होता है और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या हैं एक्सचेंज रेट को लेके। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। जैसे $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। यहाँ पर जो $1 है उसकी कीमत अगर हमारी इंडियन करेंसी में देखें तो 80 रुपीज है। तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सचेंज रेट बोला जाता है। अब जो ये एक्सचेंज रेट है वो दो तरीके से होता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है उसमें क्या करते हैं, किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक है वो जब ये फिक्स कर दे कि जैसे $1 है, $1 की कीमत जो है वो 40 रुपीज होगी, ये फिक्स कर दिया सेंट्रल बैंक ने, तो इसको बोला जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग क्या होगा, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो होता है जो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, जो मार्केट पे डिपेंड करता है, उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इंडिया है वो पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम को फॉलो करती थी, पर अब 1993 से ये मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या रीजन रहे हैं इंडियन रुपी को डिप्रिशिएट होने में, क्या क्या रीजन रहे हैं।
सबसे पहला रीजन ये है कि जो क्रूड ऑयल प्राइस है वो बढ़ गया है। हमें पता है कि जो हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को, अगर उसकी कीमत ही बढ़ जाएगी तो हमें जो होता है क्रूड ऑयल का के लिए जो हमें पे करना होता है वो डॉलर की टर्म्स में करना पड़ता है। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो डॉलर की डिमांड भी बढ़ गई है, और डॉलर की डिमांड बढ़ गई है तो हमें ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे डॉलर को लेने के लिए। ठीक है, हमें पता है ना कि किसी भी चीज की जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। अब जो ये क्रूड ऑयल प्राइसेस है ये क्यों बढ़े? रशिया यूक्रेन वॉर हो गई थी, डिमांड एंड सप्लाई में कुछ डिसरप्शन आई, इस वजह से जो है ये हमारे क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए। इसके अलावा जो ग्लोबल लेवल है वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग जो है ये की जा रही है। जैसे यूएस फेडरल रिजर्व जो बैंक है यूएस का, ये क्या कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पॉलिसी जो है ये अपना रहा है। फिर इसके बाद सस्टेन्ड कैपिटल आउटफ्लोज, जो हमारे देश में इन्वेस्ट कर रखा था लोगों ने, वो क्या कर रहे हैं, अपना पैसा निकाल रहे हैं और उनको बाहर के देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से भी हमारा जो इंडियन रुपी है वो क्या कर रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे हमारी अभी हाई इन्फ्लेशन चल रही है, हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा इसको। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी बहुत ज्यादा हो गया। करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है ज्यादा? जब हमारा एक्सपोर्ट जो जो है वो कम हो जाए इंपोर्ट से। जब हम इंपोर्ट ज्यादा करने लग जाए ना तो उसको बोला जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये भी एक डोमेस्टिक फैक्टर है हमारा इंडियन नेशनल रुपी की डेप्रिसिएशन में। अब जो ये डेप्रिसिएशन है इंडियन रुपी की, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं? इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इससे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ज्यादा हो जाएगा। कैसे? जो हमारी इंडिया है वो नेट इंपोर्टर देश है। जब नेट इंपोर्टर देश है, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वाइड करेगा। इसके बाद कोई भी चीज जब हमें महंगी मिल रही है तो जो इम्पोर्ट बिल है वो भी इंक्रीज करेगा। इसके साथ साथ ये इन्फ्लेशन को भी बढ़ाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इम्पोर्ट कवर था, अब जो है ये रुपी डेप्रिशिएट होने की वजह से पहले जो है हम 15 मंथ का इम्पोर्ट ले पाते थे, पर अब जो है सिर्फ 10 महीने के लिए ही ये इम्पोर्ट कवर हमारे पास अवेलेबल है। हम 10 महीने के लिए ही चीजें खरीद पाते हैं क्योंकि रुपी इतना डेप्रिशिएट कर गया है। इसके बाद अगर हम देखें कि अगर रुपी ऐसे ही डेप्रिशिएट करता रहा, ऐसे ही स्लाइड करता रहा नीचे की तरफ, तो क्या होगा कि जितने भी फ्रेश इन्वेस्टर हैं हमारे पास वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से फर्दर हमें हार्म होगा अगर हम डॉलर की टर्म्स में देखें, क्योंकि जो ये इन्वेस्टर हैं ये वहां पे चले जाएंगे जहां पर डॉलर की कीमत ज्यादा मिल रही है। इसके बाद कुछ गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ने ही मिलके रुपी को स्लाइड करने से बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं? एक तो कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दी है गोल्ड पे। हमारे यहाँ पे ट्रेंड ये रहता है कि गोल्ड में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते रहते हैं और हम जो है गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो चीज जो हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हम जो है वो नेट इंपोर्टर बन के रह जाएंगे। उस इंपोर्ट को कम करने के लिए क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने, कस्टम ड्यूटी लगा दी गोल्ड पे। इसके बाद जो पेट्रोल डीजल एविएशन टरबाइन फ्यूल है, इसके एक्सपोर्ट पे सेस लगा दिया गया और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगा दी है, ताकि जो है ये डिस्करेज कर सके एक्सपोर्ट को। पेट्रोल डीजल एविएशन टरबाइन फ्यूल इन सब के एक्सपोर्ट को क्या कर सके, डिस्करेज कर सके। हमारी जो डोमेस्टिक जरूरतें हैं उसको पूरा कर पाए पहले। फिर आरबीआई ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? पॉलिसी रेट को हाइक कर दिया है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। पॉलिसी रेट कौन सा रेट होता है? रेपो रेट। अभी प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। अगर रेपो रेट कम होगा, रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है तो इससे क्या होगा, बैंक भी जो है वो इंडिविजुअल्स को कम लोन दे पाएंगे। इंडिविजुअल्स को कम लोन मिलेगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड भी कम करेंगे, जहां पे इन्फ्लेशन को क्या किया जा सकता है, कर्व किया जा सकता है। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटरवेंशन ली है ताकि हम क्या कर सके, जो अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना उसमें डॉलर जो है उसको रख सके ज्यादा से ज्यादा। इससे क्या होगा, वॉलेटिलिटी को कर्व किया जा सकता है। इसके बाद जो है कुछ एडिशनल अरेंजमेंट की जा सकती है कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं ना
उसको डॉलर के टर्म्स में हमें पे करना पड़ता है। तो इसमें बोला गया है कि हम दूसरी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट कर लें कि हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसको रुपी की टर्म में ही पे कर लें, रुपीज में ही उनको पे करें जो भी हमने इंपोर्ट किया है उसके लिए। इससे क्या होगा, हमारी जो डॉलर पे डिपेंडेंसी है ना वो कम हो जाएगी और इससे जो है रुपी डेप्रिसिएशन को बचाया जा सकता है। इसके बाद जो देखते हैं वो है हायर इंटरेस्ट रेट्स। इसमें क्या होता है कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो एनआरआई डिपॉजिट्स हैं उन पे हायर इंटरेस्ट रेट दे दिया जाए। अगर हम उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा जो फॉरेन करेंसी है उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं उन पे क्या किया है, रिलैक्सेशन दे दी है इंटरेस्ट रेट में। इसके बाद जो है हम देखते हैं कुछ वे फॉरवर्ड भी हो सकते हैं। क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं रुपी डेप्रिसिएशन को टैकल करने के लिए? सबसे पहले तो एफपीआईज है ना, जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए इंडियन मार्केट में कि उनका जो पैसा है वो सुरक्षित है। इसके बाद जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसको कर्ब किया जाए। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कैसे कर्ब की जा सकती है? फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए कि कम से कम इंपोर्ट किया जाए सामान। फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका भी बहुत ही जुडिशियली जो है वो यूज किया जाना चाहिए। फिर बिग कंपनीज को एनकरेज करना चाहिए कि वो दूसरे, उनकी ग्लोबल प्रेजेंस हो, दूसरे जो ग्लोबल इंडिसेस हैं जैसे एमएससीआई है, एफटीएसई है, वहां पे भी प्रेजेंट रहे, वहां पे भी अपने शेयर्स को फ्लो करें। तो इनको भी एनकरेज करना चाहिए। इसके अलावा इंडिया की जो एंट्री है ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में उसको भी प्रमोट करना चाहिए। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लोज हैं उनको इंक्रीज किया जा सकेगा, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारे उसको बूस्ट किया जा सकेगा। तो इस टॉपिक में इतना ही है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, FSIB। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि जो हमारी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है कि जो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है, FSIB है, वो क्या करेगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करने वाला है। अब ये FSIB क्या चीज है, इससे इसे जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ये बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है जिसको ये रिप्लेस करने वाला है। जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है इसको 2016 में सेटअप किया गया था। ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। इसको जो है पीजे नायक कमेटी की रिकमेंडेशंस पे सेटअप किया गया था। इसका एम क्या था कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। और वो गवर्नेंस कैसे इम्प्रूव की जाएगी कि जितने भी हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, ये रिकमेंड किया जाता था बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा। ये जो इंद्रधनुष मिशन है बैंकिंग सिस्टम में, उसकी जो 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी है बैंक बोर्ड ब्यूरो उसका भी एक पार्ट था। अब जो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पहले प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है इसके बारे में। अब जो FSIB है ये बैंक बोर्ड ब्यूरो को क्या करने वाला है, रिप्लेस करने वाला है। इसको सेटअप किया जाएगा अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और जो कि किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ये बेसिकली इसका काम क्या होगा कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके डायरेक्टर्स और उनके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन को अपॉइंट करने का ये काम करेंगे। ये रिकमेंड करेंगे कि किन किन पर्सन्स को जो है वो डायरेक्टर या फिर चेयरपर्सन अपॉइंट किया जा सकता है। एक बात ध्यान रखनी है कि इसका काम सिर्फ रिकमेंडेशन का होगा, अपॉइंटमेंट का नहीं होगा। ये सिर्फ रिकमेंड करेगी कि किन लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह हैं यहाँ पे पर्सोनल मैनेजमेंट कैसे की जाएगी इस पे भी ये एडवाइस करेगा। इसके अलावा जितनी भी कॉरपोरेट गवर्नेंस है फाइनेंशियल सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में उनको प्रमोट करेगा। अब जैसे ही ये बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करता है तो जितनी भी बैंक बोर्ड ब्यूरो की एसेट हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसकी जो लाइबिलिटीज हैं, सारी की सारी जो है फाइनेंशियल FSIB को जो है वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इसके अलावा और कौन कौन से मेजर फंक्शंस हैं FSIB के? तो जो सबसे फर्स्ट फंक्शन रहेगा इसका वो ये रहेगा कि ये अपॉइंटमेंट्स रिकमेंड करेगी, किन किन लोगों को अपॉइंटमेंट दी जाए, उनका ट्रांसफर, उनकी टर्म की एक्सटेंशन, ये सारी की सारी जो एडवाइजेज है वो FSIB देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। इसके अलावा
अब मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स है, इनका जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, ये भी कौन रिकमेंड करेगा? एफएसआईबी रिकमेंड करने वाला है। ये एक डेटा बैंक क्रिएट करेगा सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, एफआईज का, पीएसआईज का। इसके अलावा ये जो है ये तय करेगा कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, क्या एथिकल प्रैक्टिसेस होंगी जो उनको फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जितनी भी पीएसबी, एफआईज, पीएसआईज हैं, उनके बिजनेस स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में हेल्प करेगा। अब इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है? इसमें एक चेयरपर्सन होगा एफएसआईबी में, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। अब वो चेयरपर्सन जो होगा एफएसआईबी का, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। वो या तो रिटायर्ड ऑफिशियल होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर का, या फिर किसी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस का। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? जैसे आरबीआई है, आईबीआरडी है, आईआरडीएआई है। इन सब में से किसी के भी क्या हो सकते हैं? रिटायर्ड ऑफिशियल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पर्सन जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जिसको सफिशिएंट नॉलेज है फाइनेंशियल सेक्टर की, वो भी चेयरमैन बन सकता है एफएसआईबी का। और क्या मांग करता है ये? 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में। इसके अलावा कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, जैसे कि जो सेक्रेटरी इंचार्ज होगा डीएफएस का, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का, चेयरपर्सन होगा जो आईआरडीएआई का, डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई का। ये सारे के सारे जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। इसके अलावा 3 पर्सन जो हैं जिनको सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होगी रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड एफआईज, और 3 पर्सन ऐसे जिनको पीएसआई की नॉलेज होगी, उनको भी पार्ट टाइम मेंबर जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा। फिर इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या क्या है एफएसआईबी का? सबसे फर्स्ट काम जो है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी कि जो अपॉइंटमेंट्स में डिले होता है ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस था अब तक, इसको ये जो है रिड्यूस कर देगा। फिर इसके बाद बेटर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर पाएगा। इसके बाद जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसको भी क्या कर पाएगा? ये इम्प्रूव कर पाएगा। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, एथिक्स क्या होने चाहिए, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, ये सारी की सारी जो है कौन देखेगा? एफएसआईबी देखने वाला है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आएगी एफएसआईबी के आने से। अब जो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो है, इसको एफएसआईबी से रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ी? जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसमें जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है बड़ा स्लो था, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए 76 डेज का टाइम लेता था, ये 36 डेज का टाइम लेता था इंश्योरेंस के लिए, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए 189 डेज का जो है ये टाइम लेता था। इसके अलावा कुछ लीगल हर्डल्स भी फेस करनी पड़ती थी अ, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसको। ठीक है। इसके बाद लैक ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज्यादा था। कोई भी ये सिलेक्ट करते थे किसी भी पर्सन को कि ये डायरेक्टर अपॉइंट किए जाने चाहिए, तो क्या होता था, उनको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेनी पड़ती थी। जो एसीसी है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है, उसके थ्रू ही ये प्रोसेस होता था। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये क्या होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि किसी भी नेशन में बिजनेस करना, व्यापार करना कितना आसान है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये आसान है या मुश्किल? ये डिपेंड करता है कि उस नेशन में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा है, कितनी रेगुलेशंस लगाई गई हैं वहां पे, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं बिजनेस के लिए, या फिर बहुत ही आसान है। इस पे डिपेंड करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपनी 5th असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है स्टेट्स और यूटीज को लेके। किसके अंडर की है? ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के अंडर जो है ये 5th असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। अब ये ज्यादा न्यूज में क्यों है ये देख लेते हैं। ये जो बीआरएपी है ना, इसको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी, ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। ये जो है ये रिपोर्ट जारी करता है। ये क्या देखता है कि बिजनेस करना जो है हमारे नेशन में कितना आसान है।
इसके लिए जितनी भी स्टेट्स और यूटीज हैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे टॉप अचीवर, अचीवर्स, एस्पायरर्स, इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। इनको इन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है और इसी आधार पर इनको रैंकिंग भी दी गई है। अब जो है इनको कौन कौन से पैरामीटर्स के हिसाब से टॉप अचीवर, अचीवर, एस्पायरर या फिर इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम की कैटेगरी में रखा गया है, वो पैरामीटर कौन कौन से हैं, जैसे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर, सेक्टोरल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म स्पैनिंग अक्रॉस द लाइफ साइकिल ऑफ अ बिजनेस। तो इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब जो इन्होंने जो हमारी बीआरएपी की रैंकिंग है उसमें जो टॉप अचीवर स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु। अचीवर्स में है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से जो एस्पायरर स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, असम, केरला, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। और जो इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, अंडमान निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, दमन द्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इसके अलावा कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जहां पर डेटा इनसफिशिएंट होने की वजह से उनको किसी भी कैटेगरीज में इंक्लूड नहीं किया गया, जैसे सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और लद्दाख। अब जो ये बीआरएपी है ये अपनी रिपोर्ट जारी करती है, इसका जो एम है वो क्या है, ये क्या करेगा, जो इन्वेस्टर है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा कि भाई हाँ अच्छा बिजनेस हो रहा है यहाँ पर। और क्या होगा, बिजनेस फ्रेंडली क्लाइमेट जो है वो क्या करेगा, फोस्टर करेगा। इस जिससे क्या हो जाएगा, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इंक्रीज मिलेगी, वो इंक्रीज हो जाएगा, बिजनेस करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही क्या होगा, एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो इंड्यूस होगा। अब थोड़ा देख लेते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है क्या इंडिकेट करता है कि किसी भी नेशन में बिजनेस क्लाइमेट कैसा है, वहां पर किस तरीके का बिजनेस क्लाइमेट है, कहाँ कैसी रेगुलेशन है, वहां पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है या फिर इजी रेगुलेशन है। और जो ये बिजनेस क्लाइमेट होता है ना, इसका सीधा सीधा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है इकोनॉमिक आउटकम से। जिस जैसा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होगा वैसा ही आपका इकोनॉमिक आउटकम्स होंगे। जो वर्ल्ड बैंक है 2002 से लेके 2021 तक अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करती थी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती थी कि वहां का जो बिजनेस क्लाइमेट है कैसा है। पर 2021 से जो वर्ल्ड बैंक ने डिसकंटिन्यू कर दी है अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालना। क्यों, क्योंकि डेटा जो है वो बहुत ही इरेगुलर था, डाटा इनसफिशिएंट की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया। 2020 जब लास्ट टाइम ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकाली थी वर्ल्ड बैंक ने, इंडिया जो है वो 63rd रैंकिंग मिली हुई थी इंडिया को। बेसिकली इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है कि जितनी भी रेगुलेशंस हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, लाइफ साइकिल ऑफ अ बिजनेस, पूरे बिजनेस जो भी बिजनेस हो रहा है उसके पूरे लाइफ साइकिल में कैसे रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस का मतलब शुरू से लेके एंड तक, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना, फिर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या रेगुलेशन है, फिर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्स, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, फिर इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन पे कितनी रेगुलेशंस हैं इस पे डिपेंड करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब जो है इससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव, ये क्या करेगा, जितनी भी रिडंडेंट रेगुलेशंस हैं उनको सिंपल और ट्रांसपेरेंट रूल्स के साथ क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। जितने भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल पाएगी अच्छे से। अब जो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बिजनेस अगर कहीं पे आसान होगा करना, किसी कंट्री में बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा है, हेल्दी है, तो उसका क्या, उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, इससे क्या होगा, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट होती है, नए नए लोग, नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो सीन में आ जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बूस्ट होगी तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बूस्ट होगी। इसके साथ साथ अगर बिजनेस करना कहीं पे आसान होगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी, एक्सपोर्ट एनकरेजिंग हो सकता है यहाँ पर।
इसके अलावा जितने भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, जितने भी लॉ रेगुलेटरी बर्डन्स हैं एंटरप्रेन्योर्स पे वो भी आसान हो जाएंगे। और अगर किसी भी कंट्री में जो है वो रेगुलेशंस आसान है तो क्या करेंगे, स्टार्टअप करना उतना ही आसान होगा, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना टाइम जो है वो किसी और प्रोडक्टिव चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। इसके अलावा हम देखते हैं इश्यूज और चैलेंजेस क्या क्या हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ। सबसे पहले तो ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं। इंडिया अभी भी कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स में लैग कर रही है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना, ये एक बिग चैलेंज है यहाँ पर, क्योंकि आईबीसी जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसमें भी क्या हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ढंग से इन्फोर्स नहीं किए जा रहे। अनसर्टेन पॉलिसी एनवायरनमेंट है, मतलब कोई भी सरकार आती है वो अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज कर देती है, टैरिफ रेट्स चेंज कर देती है। अब बार बार पॉलिसी चेंज होती है तो वो कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हार्म करती है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स हैं, मतलब सरकार भी कम पैसा खर्च करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और क्या होता है कुछ डेवलपमेंट बैकलॉग भी हैं और बहुत सारी रेगुलेशन भी है कंस्ट्रक्शन को लेकर। और कौन कौन सी कंसर्न है, पावर शॉर्टेज को लेकर है, करप्शन है, गवर्नेंस इशू है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बनी हुई हैं। फिर इसके बाद जो है वो क्या है, आइडियोलॉजिकल और प्रोसीजरल इश्यूज क्या क्या हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है, लिबर्टेरियन बायस। अब जो ये है ना आइडिया ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें क्या किया जाता है कि जो रेगुलेशंस है उसको आसान कर दिया जाता है। अगर रेगुलेशन आसान कर दिया जाए तो ये किसके फेवर में चली जाएगी, जो व्यापारी वर्ग है, जो कैपिटलिस्ट है, उसके उनके जो है वो फेवर में चली जाएगी, अगर इनको हम क्या कर दिया जाए, रेगुलेशंस को एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा ध्यान हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ही लगाते रहे तो जो दूसरे डीप स्ट्रक्चरल सोशल पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो ओवरलुक हो जाएंगे। इस और एक ऐसा भी नहीं होता कि वन साइज फिट ऑल अप्रोच, ये वाली अप्रोच भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है और उसी हिसाब से उन पे रिस्ट्रिक्शंस भी अलग अलग होती हैं। इसलिए हम एक ही अप्रोच को एवरी बिजनेस पे जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते। अब देखते हैं कि जो वे फॉरवर्ड है वो क्या हो सकती हैं। वे फॉरवर्ड में सबसे पहले तो गवर्नेंस इंप्रूव करनी चाहिए। गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, क्लियर टाइमलाइंस, मतलब पर्टिकुलर रेगुलेशन के लिए, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन है या फिर किसी चीज की परमिशन चाहिए तो उसके लिए टाइमलाइन जो है वो होनी चाहिए कि इतनी टाइमलाइन में आपको जो है वो परमिशन मिल जाएगी। इसके अलावा जितने जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व किया जा सके आसानी से। फिर इसके बाद हर एक स्टेट को जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड लेके आना चाहिए। फिर इसके बाद जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, उनको एक यूनिक आईडी के साथ जो है वो क्या करना चाहिए, उनकी डिजिटाइजेशन करनी चाहिए, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होने चाहिए। इसके बाद क्या करना होगा, जितना भी पॉलिसी एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाइए जो हर एक बिजनेस को एक क्लियर विजन दे और हेल्प कर सके। और जो ये पॉलिसी है उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी इंश्योर की जानी चाहिए। इसके बाद जो है वो है इम्प्रूव डेवलपमेंटल क्लाइमेट। कैसे डेवलपमेंटल क्लाइमेट को इम्प्रूव किया जा सकता है, हमें क्या होगा कि हर एक बिजनेस की डायनामिक्स को समझना होगा, उसकी सोशो इकोनॉमिक नीड्स को समझना होगा, लेबर इंटरेस्ट को समझना होगा और बिजनेस इंटरेस्ट को समझना होगा। जब बिजनेस इंटरेस्ट और लेबर इंटरेस्ट जो है वो उनका बैलेंस कर पाएंगे तभी हम एक हेल्दी क्लाइमेट जो है वो डेवलप कर पाएंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। इसके बाद एक कल्चर लर्निंग को इन्फ्यूज करना चाहिए। इसमें क्या होगा कि हर एक स्टेट जो है, एक स्टेट दूसरी स्टेट से क्या कर सकती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी कुछ इनिशिएटिव ले रखे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर। इन्होंने एक वेब बेस्ड स्पाइस एंड एजाइल प्रो फॉर्म ये लॉन्च की हुई है, वेब बेस्ड। इससे क्या होगा, टाइम सेव होगा कंपनीज का और उनके एफर्ट भी जो है वो क्या होंगे, सेव होंगे। इसके बाद ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम जो है ये लॉन्च किया हुआ है। इसके बाद
डेडिकेटेड कमर्शियल कोर्ट्स भी सेटअप किए हुए हैं दिल्ली और मुंबई में, ठीक है, जो किसको रिजॉल्व करते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को। इसके बाद इंडिया कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे है, ये भी टाइम और कॉस्ट दोनों ही रिड्यूस करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ डेज फॉर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए उसके लिए नंबर ऑफ डेज को भी क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। इसके अलावा जो टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट है उसको भी क्या कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये टॉपिक, ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल इंडिया। तो अभी रिसेंटली डिजिटल इंडिया वीक को एड्रेस करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज की वजह से, इसकी वजह से इंडिया ने लगभग 2.23 करोड़ लाख करोड़ रुपीस जो है वो बचा लिए हैं फ्रॉम मिडल मैन। अब जो है क्योंकि डायरेक्ट पैसा जो है वो कहाँ पे आ रहा है, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके अकाउंट में डाला जा रहा है, तो ये मिडल मैन जो है ये पैसा नहीं कमा पा रहे हैं बीच में। तो डिजिटल इंडिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो डिजिटल इंडिया है वह एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो 2015 में लॉन्च हुआ है। ये किसके अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है ये। इसका विजन क्या है, इसका विजन सिंपल सा है कि पूरी इंडिया को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना है, डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये पूरी कंट्री में डिजिटल एक्सेस को इंश्योर करेगी, डिजिटल इंक्लूजन की हर एक इंसान तक जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पहुंच सके, डिजिटल एम्पावरमेंट, हर किसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना आता हो, तो ये सब जो है इंश्योर करेगा हमारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो क्या करेगा, सेंटर और स्टेट की जितनी भी पॉलिसीज हैं उन सबको, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको एक जगह पर, मतलब डिजिटली ही सारा काम हो जाएगा, डिजिटली ही सबको कवर कर लेगा। इसका विजन क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हर सिटीजन के यूज के हिसाब से बनाया जाए, हर एक सिटीजन जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सके ऐसा बनाना है। और गवर्नेंस एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके डिमांड के हिसाब से। इसके अलावा सिटीजन्स को डिजिटली जो है वो एम्पावर किया जाए। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च कर रखे हैं, जैसे डिजिटल इंडिया भाषिनी। इसमें क्या होगा कि जो इंटरनेट है वो इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। तो जो ये लैंग्वेज का बैरियर रहता है, जैसे इंग्लिश में ही सब कुछ अवेलेबल होता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो वो उस इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। पर जो डिजिटल इंडिया भाषिनी है इसमें इंडियन लैंग्वेजेस के थ्रू ही इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया जेनेसिस, ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये क्या किसके लिए है, इनोवेटिव स्टार्टअप्स के लिए, ताकि स्टार्टअप्स को एस्टेब्लिश किया जा सके टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में। इसके अलावा है इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल। ये क्या होगी, ये एक तरीके की ऑनलाइन रिपोजिटरी है जिसमें आधार, यूपीआई, डिजिटल लॉकर, कोविन, वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म्स जो है ये सारे आते हैं। इसके अलावा फिर क्या इन्होंने क्या कर रखा है, माई स्कीम जो है ये लॉन्च कर रखा है। ये एक तरीके का सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, गवर्नमेंट स्कीम्स की फैसिलिटेशन को एक्सेस करता है, एक्सेस करने में हेल्प करता है। इसके बाद है C2S, चिप्स टू स्टार्टअप। अभी क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है सेमीकंडक्टर मिशन। उसके तहत जितने भी मैन पावर है, जैसे जो लोग बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो इनमें से एक ऐसी मैन पावर तैयार की जाए जो सेमीकंडक्टर डिजाइन कर सके, सेमीकंडक्टर चिप्स को डिजाइन कर सके। इससे क्या होगा, जो ये इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है ये फुलफिल हो पाएगा। फिर इसके बाद है मेरी पहचान, नेशनल सिंगल साइन ऑन फॉर वन सिटीजन लॉगिन। एक बार जो है इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी, ये एक तरीके की ऑथेंटिकेशन सर्विस है जो किसी भी यूजर को ऑथेंटिकेट करेगी कि वो किसी भी ऐप को, किसी भी गवर्नमेंट के ऐप को आसानी से एक्सेस कर पाए। अब जो डिजिटल इंडिया है इसके अंदर कौन कौन से जो है की इनिशिएटिव लिए गए हैं। फर्स्ट है ई गवर्नेंस। इसके अंदर कॉमन सर्विस सेंटर लगाए गए हैं जो क्या करता है, सोशली, फाइनेंशियली और डिजिटली इंक्लूसिव सोसाइटी को इंश्योर करता है। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके अंदर क्या होगा, जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनके अकाउंट में सीधे सीधे जो बेनिफिट्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में ई नैम को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या होगा, जो रिम्यूनरेटिव प्राइजेस हैं, जो जितनी भी क्रॉप्स हैं उनके जो रिम्यूनरेटिव प्राइजेस हैं वो डायरेक्ट जो है वो फार्मर्स के अकाउंट में चले जाएंगे। फिर हेल्थ में जो है ई संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है, कोविन को लॉन्च किया गया था, एजुकेशन में स्वयं को लॉन्च किया गया। ठीक। फिर इसके बाद फाइनेंस में पीएम जन धन योजना, स्किल्स में पीएमजी दिशा। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्ट इन को लॉन्च किया गया है। इंटरनल सिक्योरिटी में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स को लॉन्च किया गया है। अब जो ये डिजिटल इंडिया मिशन है हमारा, इसमें क्या क्या इम्पेडिमेंट्स हैं, क्या क्या इश्यूज या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये देखते हैं। सबसे जो फर्स्ट चैलेंज है वो है रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड। जो जितने भी गांव वाला एरिया है, रूरल एरिया है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो प्रॉब्लम रहती है, कभी आती है कभी नहीं आती। लोग जो है थोड़ी गरीबी में रहते हैं तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं इंटरनेट को। इसके अलावा कुछ टोपोग्राफिकल चैलेंजेस हैं, जैसे पहाड़ों में यहाँ पर जो है नेटवर्क का इशू रहता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाई कॉस्ट लगता है, तो ये एक तरीके से जो है ये चैलेंज की तरह आ रहा है। इसके अलावा डिजिटल इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, लोगों को नहीं पता कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका यूज कैसे करना है। अभी तक सिर्फ 20% इंडियंस हैं जो ये जानते हैं कि इन डिजिटल सर्विसेज का यूज कैसे करना है। इसके बाद जो है जितना भी कंटेंट है वो ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। लोकल लैंग्वेज में जो कंटेंट है वो सफिशिएंटली प्रॉपरली जो है वो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी भी है डिजिटल डेटा यूज करने में। आज तक सिर्फ 33.3% जो फीमेल्स पॉपुलेशन है वही इंटरनेट का यूज कर पाई है, एज कंपेयर टू मेल जो 57.1% है। ये जो जेंडर गैप डिवाइड है ना, ये कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा देखने को मिला। फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो इतना ज्यादा ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पाई। बहुत सारी रीजन थे इसके पीछे, फैमिली एटीट्यूड, बायसनेस, स्लो एंड डिलेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो इंडिया में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्लो है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडिया के जितने भी पर्सोनल्स हैं, जितने भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं है, उनको लैक ऑफ ट्रेनिंग अभी भी है। इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी पे भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ रिजिम नहीं है अभी इंडिया में। नेट न्यूट्रलिटी पॉलिसी ये भी एब्सेंट है। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि हर किसी को जो है इक्वल एक्सेस मिल सके। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसको इंटरनेट में प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है उनका डिजिटल प्रोजेक्ट्स में बहुत ही पुअर है। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो बहुत ही कम पार्टिसिपेट करती हैं जितने भी गवर्नमेंट डिजिटल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें। इसके बाद हम देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकती हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं डिजिटल मिशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। जो सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा वो है अवेयरनेस प्रोग्राम चला जाए, ताकि जितने भी सिटीजन्स हैं उनको एजुकेट किया जा सके कि वो कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल डिवाइड है ना, जो रूरल और अर्बन में अभी तक डिजिटल डिवाइड चल रहा है, उसको एड्रेस किया जाए, उस गैप को। प्राइवेट सेक्टर जो है उसका पार्टिसिपेशन जो है वो हार्नेस किया जाए। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बनाया जा सके ताकि जो ऑनलाइन स्पेस है उसको अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। डेटा प्रिवेसी पे, साइबर सिक्योरिटी पे प्रॉपर लॉ बनाए जाएं। इसके अलावा कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रोल आउट किया जाए, जैसे स्किलिंग के लिए, रीस्किलिंग के लिए, अपस्किलिंग के लिए। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ब्लॉकचेन जो है इसका यूज किया जा सकता है। तो अभी जो ये हमारा डिजिटल मिशन है इस टॉपिक में इतना ही। इसके बाद है हमारा टॉपिक एनर्जी पॉवर्टी। अभी रिसेंटली G7 समिट के दौरान जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एनर्जी पॉवर्टी और इक्वल एनर्जी एक्सेस, इन दो मुद्दों को हाईलाइट किया है। एनर्जी पॉवर्टी क्या होती है और उसके क्या क्या रीजंस हैं वो देखते हैं। एनर्जी पॉवर्टी को रेफर किया जाता है फ्यूल पॉवर्टी से भी। फ्यूल पॉवर्टी और एनर्जी पॉवर्टी को सेम ही देखा जा सकता है। ये दो तरीके से होती है, एनर्जी एक्सेसिबिलिटी और एनर्जी अफोर्डेबिलिटी।
एनर्जी एक्सेसिबिलिटी का मतलब कितने लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं एनर्जी को। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितने लोगों तक पहुंच पा रही है। इसके बाद है एनर्जी अफोर्डेबिलिटी, एनर्जी अफोर्डेबिलिटी का मतलब कि कितने लोगों की तक एक्सेस तो कर पा रहे हैं पर क्या उसके लिए वो पे भी कर पा रहे हैं, वो अफोर्ड भी कर पा रहे हैं। तो इन दो तरीकों से जो है एनर्जी पॉवर्टी के रीजंस को जाना जा सकता है। और क्या क्या रीजन है एनर्जी पॉवर्टी को लेकर? इकोनॉमिक रीजंस हैं कि बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, लो इनकम ग्रुप पीपल जो है वो बाय नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रॉपर तरीके से हार्नेस नहीं किया जा रहा। इसके अलावा है कुछ नेचुरल रीजंस, क्योंकि जो ये नेचुरल एनर्जी है वो कुछ ही रीजंस में पाई जाती है, कुछ ही रीजंस में पाई जाती है, ये भी एक रीजन है। इसके बाद कुछ गवर्नेंस रीजंस भी है, पुअर प्लानिंग, ये भी एक इम्पेडिमेंट है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर कुछ दूसरे रीजंस हैं जैसे जियो पॉलिटिकल रीजन, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, ये भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी में इम्पेडिमेंट का काम किया है इसने भी। इसके बाद हम देखते हैं कि नियरली 3 बिलियन पीपल जो है वो एनर्जी पुअर पीपल हैं लेटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में। अब जो यूरोप है वहां पर भी एनर्जी का जो रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। अब जो एनर्जी पॉवर्टी का जो इम्पैक्ट है वो क्या क्या हो सकता है? सबसे फर्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब अगर एनर्जी नहीं मिलेगी लोगों को, क्या होगा? तो क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी पुअर होगा, लोगों की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, वो एक तरीके के विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लगभग 30% पॉपुलेशन जो है अफ्रीका की, उसके पास अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। इसके अलावा हेल्थ इम्पैक्ट देखें, हेल्थ इम्पैक्ट में क्या है, ये एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहा है। जो इंडोर पोल्यूशन है उससे जो है बच्चों की जो डेथ है वो बहुत ज्यादा हो रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफी बढ़ गया है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जब उन तक प्रॉपर जब लोगों तक प्रॉपर एनवायरमेंट सॉरी जब लोगों तक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही है तो इससे क्या होगा, वो फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं जिससे कार्बन अमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके बाद पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी क्या है, नेशंस की डेवलपमेंट में जो है ये एक तरीके का इम्पेडिमेंट का काम कर रहे हैं। अब जो ये एनर्जी पॉवर्टी है इसको एड्रेस करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? एक तो जितनी भी अटलांटिक कंट्रीज है ना, उनकी डोमिनेंस है पावर सेक्टर में। ठीक है, ये क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के थ्रू। यहाँ पर जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, वहां पर किसकी, अटलांटिक कंट्रीज की डोमिनेंस है। फिर इसके बाद जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो है वो भी फेस कर रहे हैं। जैसे अभी नेटो ने जो है वो रशिया पे सैंक्शन लगा दिए गए थे और रशिया से लगभग 12.6% जो है वो वर्ल्ड का ऑयल प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा अंडर इन्वेस्टमेंट हो रखी है फॉसिल फ्यूल्स में, ये भी कहीं ना कहीं चैलेंज जो है वो करता है थ्रू। फिर इसके बाद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी बहुत ज्यादा चैलेंज बने हुए हैं। एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, इसका मतलब ये है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं दोनों को ही जो कार्बन अमिशन जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। पर जो डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो वो पहले बहुत सारा कार्बन एमिट कर चुकी हैं और अब ये बोल रही हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज भी कार्बन अमिशन को रिड्यूस कर रहे हैं। पर इससे क्या होगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी डेवलपमेंट रुक जाएगी, तो ये भी एक चैलेंज बना हुआ है। अब डोमेस्टिक चैलेंजेस क्या क्या है, इंडिया के अंदर जो है स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या क्या है? एक तो इंडिया जो है हाईली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, इंपोर्ट करता है एनर्जी को बहुत ज्यादा, हाई डेट, और जितनी भी रिफॉर्म्स हैं वो भी बहुत स्लो होती हैं, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम हो रही है पावर सेक्टर में। इसके बाद जो रिमोट लोकेशंस हैं, हिली एरियाज, यहाँ तक जो ग्रिड सप्लाई है वो पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा जो एनर्जी पॉवर्टी है और जितनी भी मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, ये जो दो पॉलिसी है ना, इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। अब देखते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं।
सबसे पहला तो यही है कि जो ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस है उसमें रिफॉर्म्स लेके आई जाएं। इसके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जा सकता है? G20, ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जा सकता है, और कुछ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटअप करी जा सकती हैं जो फाइनेंशियल टेक्निकल नॉलेज असिस्टेंस दे सके। फिर जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं उनको एड्रेस करना भी बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी तभी पहुंच पाएगी हर नेशन में प्रॉपर तरीके से जब किसी भी नेशन की जो परचेजिंग पावर है ना वो स्ट्रांग होगी तब। तो इसके लिए क्या होगा कि किसी भी नेशन की परचेजिंग पावर को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद गवर्नेंस रिफॉर्म्स करनी है, इनोवेटिव पॉलिसीज बनानी होंगी, इनोवेशन एंड रिसर्च पे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसे ऐसे अप्लायंसेस बनाए जाने चाहिए जिनको मतलब जितनी नीड है वो उतनी ही एनर्जी को जो है वो कंज्यूम कर पाए। स्मार्ट अप्लायंसेस बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा जियो स्पेशल मैपिंग करनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ कहाँ पे ज्यादा जरूरत है। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके चलनी चाहिए, जैसे ऑफ ग्रिड, मिनी ग्रिड, नेशनल, ग्लोबल ग्रिड जो है इनका यूज किया जा सकता है। फिर जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जितने भी पुअर पीपल हैं, जितने भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा लोगों में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, सोशल पार्टनरशिप प्रोग्राम्स जो है वो चलाने चाहिए। अब इंडिया ने भी कुछ इनिशिएटिव ले रखे हैं जो डोमेस्टिक और जो ग्लोबल एनर्जी पॉवर्टी है इसको एड्रेस करने के लिए। कौन कौन से? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना चलाई हुई है जिसको सौभाग्य बोला जाता है। बचत लैंप योजना बनाई गई है, ये सोलर स्टडी लैंप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड डिक्लेरेशन है। फिर इसके बाद पीएम कुसुम योजना चलाई हुई है, और एक क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये इनिशिएटिव लिए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। अभी जो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है उसके अंदर जो भी फंड है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही यूज होंगे। अब जो ये डीएमएफ है ये क्यों बनाई गई है? जिन जिन एरियाज में माइनिंग होती है जैसे कोल माइनिंग वगैरह, वहां आसपास लोग रहते हैं, उन लोगों की रीडेवलपमेंट के लिए, उन एरियाज की रीडेवलपमेंट के लिए ये फंड बनाया जाता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड। अब इसमें की क्या क्या गाइडलाइंस दी गई है? इसमें दिया गया है कि एक 5 साल का पर्सपेक्टिव प्लान बनाना चाहिए जो हमारी डीएमएफ है उसको। इससे क्या होगा कि जो प्लान बनेगा उस हिसाब से क्या होगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी फंड है, उनको अच्छे से यूज किया जा सकेगा। डीएमएफ क्या करेगी? एक बेसलाइन सर्वे कंडक्ट करेगी, यूनिवर्सिटीज की हेल्प ले सकती है इसमें, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प ले सकती है बेसलाइन सर्वे कंडक्ट करने में। अब ये बेसलाइन सर्वे है, ये सर्वे कंडक्ट करके ये क्या करेगी, फंड्स का बहुत अच्छे से यूज कर सकती है। फिर इसके बाद ग्राम सभा या फिर जितनी भी लोकल बॉडीज हैं उनका पार्टिसिपेशन भी लिया जा सकता है इस असेसमेंट रिपोर्ट को तैयार करने में। इसके अलावा जो भी इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, जो भी गैप मिलते हैं कि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करके एक पूरी 5 साल की जो है वो स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। अब थोड़ा डीएमएफ के बारे में जान लेते हैं। ये जो डीएमएफ है ये 2015 में जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में इस एक्ट के अंदर जो है ये एस्टेब्लिश की गई। अब जो ये डीएमएफ है ना वो हर एक डिस्ट्रिक्ट जहां जहां माइनिंग हो रही है वहां पर क्रिएट की गई है। इसके लिए क्या होता है, जो माइनिंग कंपनीज होती हैं वो क्या करती है, 30% रॉयल्टी जो है डीएमएफ में जमा करवाती हैं अगर लीज जो है उनको 2015 से पहले मिली हुई है। अगर 2015 के बाद ऑक्शन के थ्रू उनको क्या मिली है, लीज मिली है, तो वो 10% रॉयल्टी जो है वो जमा करवाते हैं डीएमएफ में। इसके अलावा जो ये फंड कलेक्ट हुआ है इसको एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट जो है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है और मैनेज करता है। अब इस फंड का यूज किस में किया जाता है? जितने भी माइनिंग अफेक्टेड एरियाज हैं, जो माइनिंग के आसपास जहां जहां माइनिंग हो रही है वहां आसपास लोग रह रहे हैं, उनकी रीडेवलपमेंट के लिए जो है इस फंड का यूज किया जा सकता है। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेपरेट ट्रस्ट बनाया गया है। ये एक तरीके का सब स्पेशल फंड है जो किसी भी स्कीम के साथ टाई अप नहीं करा गया है। अब और ना ही ये लैप्स होता है, नॉन लैप्सेबल फंड होता है ये। जैसे कि अगर एक साल यूज नहीं होता है, ये ओवर द इयर्स अक्यूमुलेट होता रहता है, तो दूसरे साल उसको यूज किया जा सकता है। अगर हम स्टेटस की बात करें डीएमएफ की, तो करंटली लगभग
600 माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो डीएमएफ को सेटअप किया गया है। आज तक अगर फंड की बात करें तो 60,203 करोड़ जो है फंड कलेक्ट किया गया है। 39% जो है इस फंड का सिर्फ और सिर्फ कोल और लिग्नाइट माइनिंग वाले एरिया से जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। अब जो ये डीएमएफ है इसके कुछ इश्यूज भी हैं। जो सबसे फर्स्ट इशू आता है वो आता है इंटर स्टेट डिफरेंसेस। इसमें क्या है कि जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ से लगभग 80% जो है वो डीएमएफ कलेक्शन हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरी स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटक, गुजरात, इन यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर स्पेंडिंग ज्यादा है, पर जो दूसरी स्टेट हैं जैसे गोवा वगैरह ये क्या करती है, स्पेंडिंग भी कम कर रही हैं। दूसरा क्या इशू है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस बहुत ही पुअर है। अगर हम देखें प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्रीय कल्याण योजना जो है उसमें ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि जितने भी डीएमएफ ट्रस्ट फंड है उनको एक वेबसाइट बनानी होगी जो क्या करेगी, डेटा प्रोवाइड करेगी अफेक्टेड एरियाज का, अफेक्टेड पीपल का। पर जो ये डेटा कलेक्शन है ये बहुत ही पुअर तरीके से हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डेटा है वो अच्छे से अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा पावर टसल भी चल रहा है। कैसे पावर टसल चल रहा है, जो ये डीएमएफ है ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के अंडर आती हैं, पर जो ये 2021 का एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट है इसके अंदर क्या बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है कि वो कंपोजिशन के रिगार्डिंग जो है या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के रिगार्डिंग जो है वो गाइडलाइन जारी कर सकती हैं। तो यहाँ से क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर टसल की सिचुएशन अराइज हो रही है। फिर इसके बाद ग्राउंड लेवल पार्टिसिपेशन जो बहुत ही कम है। कैसे, ये जो डीएमएफ है यहाँ पर कोई भी लोकल बॉडीज या फिर ग्राम सभा के मेंबर की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। इसके अलावा पुअरली प्लान्ड एंड अडॉक इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर जो है बिल्कुल प्लानिंग से ये इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, बहुत ही पुअरली प्लान्ड है ये इन्वेस्टमेंट भी। फिर इसके बाद देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है। वे फॉरवर्ड ये हो सकती है कि बेनिफिशियरीज को प्रॉपर तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए, रेगुलेशन किए जाए अच्छे से। जितने भी माइनिंग अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर जितने लोग रह रहे हैं उनका भी इंक्लूजन किया जाए डिसीजन मेकिंग में। इसके अलावा जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको ऑप्टिमाइज किया जाए, प्लान्ड तरीके से जो है उसका यूज किया जाए। और क्या होगा, जितने भी फंड्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी या फिर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि उनका पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है। एंश्योरिंग डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ग्रास रूट पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 है। ये क्या है, ये जो एक्ट है ये एमएमडीआर एक्ट 1957 को रिप्लेस करता है। बेसिकली ये क्या बताता है, ये बताता है कि माइनिंग ऑपरेशंस के लिए जो माइंस लीज पे ली जाती हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, लीज पे लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या लाइसेंसेस हैं जो आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने एक नई कैटेगरी जो है माइनिंग लाइसेंस की वो इंट्रोड्यूस करी जिसको बोला गया द प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज। ठीक है, इसके अलावा ये क्या बोलता है, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड बनाया गया है, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और एक नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है इसके तहत। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना ये क्या है। ये एक तरीके से ये योजना जो है ये माइनिंग एरियाज के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके वेलफेयर को देखती है। जितने भी पीपल अफेक्टेड हैं इस माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से उनके वेलफेयर को देखती है। और क्या है, जो एनवायरनमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, हेल्थ इम्पैक्ट्स को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है आसपास के लोगों की उसको कैसे बेटर किया जा सकता है, ये देखेंगे। इसमें जो हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं, वाटर, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वेलफेयर मेजर, स्किल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ये जो फंड है उससे लगभग 60% जो फंड होगा वो इन एरियाज पे जो है वो खर्च किया जाएगा। और जो ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा लॉन्च की गई है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है। तो इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।
अब जो इकोनॉमी का सेक्शन है आगे का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक दिस video, share and subscribe to this channel. Thank you so much.